न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं मेरे लाडलो। और जो मिशन 95 प्लस में आपके लिए लेके आया था उसका ये तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर कर रहे हैं मेरे लाडलो। मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें दो टॉपिक आपको मैंने क्या क्या पढ़ाए हैं मेरे लाडलो, फटाफट देख लेते हैं। हमने आपको पुंकेसर में पढ़ाया था लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर में हमने आपको पढ़ाया था क्या? पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुजनन। आज मेरे लाडलो मैं करने वाला हूं क्या? लघु बीजाणु का चीर-फाड़ कर देंगे, सारा कुछ हम आपको दे देंगे मेरे लाडलो। एक भी क्वेश्चन, एक भी छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन मेरे लाडलो इस टॉपिक से आपसे बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आ जाते हैं क्लास में मेरे लाडलो पूरी ऊर्जा, पूरे जोश के साथ। एक बार मेरे लाडलो फटाफट मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार होगा मेरे लाडलो। चलिए आते हैं क्लास में। चलिए लाडलो शुरू करते हैं फिर आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा क्या? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, और इस लघु बीजाणु जनन में हमने आपको बताया था एक संरचना का निर्माण होता है, जिस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाडलो, ये देख लीजिए, ये लिखा है हमने क्या? लघु बीजाणु चतुष्क। इस लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु बने थे। उन 4 लघु बीजाणु में से एक लघु बीजाणु को जो मेरे लाडलो आगे चल के क्या करता है? परागकण का निर्माण करता है। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? फटाफट देखते हैं अगले टॉपिक को मेरे लाडलो। ये रहा आपका टॉपिक, एकदम दमदार सा, मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम लिखा है परागकण एवं लघु बीजाणु की संरचना। परागकण एवं लघु बीजाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या होता है इसमें, सारा कुछ कवर कर देंगे हम आज मेरे लाडलो आपके लिए। चलिए पहले पॉइंट में हम बात करेंगे, फटाफट इस संरचना को देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसको मेरे बच्चों हम लोग पोलन ग्रेन यानी परागकण कहते हैं, और चाहे हम इसको परागकण कहें चाहे हम बोले लघु बीजाणु, दोनों बातें एक ही हैं मेरे लाडलो। क्या है? देखो ये आपका है क्या? परागकण। इस परागकण की पूरी संरचना मैंने यहां पर दी है, विस्तार से समझाया है। एक एक टॉपिक जो भी मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं, प्रत्येक एक भाग के बारे में आपको इसमें से समझ में आएगा कि मैंने आपको ये जो डायग्राम दिया, इस डायग्राम का एक भी टॉपिक, एक भी शब्द मेरे बच्चों खाली नहीं जाने देंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, इस परागकण में क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। क्या पहला पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है क्या? कि परागकण जो होते हैं, परागकण नर युग्मकोद्भिद, मतलब नर युग्मक का निर्माण करने का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदर्शित मेरे लाडलो ये पूरा मतलब प्रदर्शित करते हैं, पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं किस चीज का? कि परागकण जो होते हैं उन परागकण में क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या है ये नर युग्मकोद्भिद? मैं अभी बताने वाला हूं। क्या अगला पॉइंट हमने लिखा था आपके लिए मेरे लाडलो? अगले पॉइंट में लिखा परागकण प्रायः कैसे होते हैं? गोलाकार। पहली बार परागकण जो होते हैं वो क्या करते हैं? कहना सर नर युग्मकोद्भिद का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व कर देते हैं। ये क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले। मैंने बोला क्या सेकंड पार्ट में? हमने बोला क्या? मैंने बोला कि परागकण प्रायः कैसे होते हैं? कहना सर गोलाकार होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। आगे हमने लिखा क्या? कि परागकण जो होते हैं, परागकण एक अति सूक्ष्म संरचना है, बहुत छोटे होते हैं मेरे लाडलो, इन्हें हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखने से हमें क्या लगता है बेटा? क्या कह जिसका व्यास मेरे लाडलो क्या होता है? व्यास। ये गोला है, गोला का ये व्यास है मेरे लाडलो, ये व्यास होता है। और कह रहे जिसका व्यास कितना होता है? जिसका व्यास देखो मैंने माप लिखी है मेरे बच्चों, माप लिख के दी है हमने आपको। क्या 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर होती है। क्या होती है? 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर क्या होती है बेटा? परागकण जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं उनके व्यास की बात करूं कि वो कितने बड़े हैं, तो वो कितने बड़े हैं बेटा? आपके 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। अथवा मैं एक और माप हमने लिखी है। क्या अगर मैं इसको मिलीमीटर में देखता हूं तो 0.025 से लेकर 0.115 मिलीमीटर तक होती है। यह है मेरे बच्चों क्या? परागकण का क्या जो अति सूक्ष्म संरचना है उसके माप है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा? हमने लिखा आपके लिए परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है तथा अंकुरित परागकण का नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। मेरे लाडलो जब ये परागकण अंकुरित हो जाता है, जब ये परागकण क्या होता है? अंकुरित होता है। अंकुरित जब होता है तो उस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नर युग्मकोद्भिद।
नर युग्मकोद्भिद किसको कहते हैं? कह रहे ये परागकण जो होता है जब वो अंकुरण होना प्रारंभ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। आगे हमने क्या बोला? हमने कहा परागकण में कितनी भित्तियां पाई जाती हैं? बेटा 2 भित्तियां पाई जाती हैं। ये है आपका परागकण। इस परागकण की मुख्य 2 भित्तियां कहां पे हैं बेटा? फटाफट देखते हैं। पहले हमने देखो यहां लिखा है कहां पे? ये रही मेरे बच्चों, एक जो जिसको हमने क्या बोला? अंतःचोल, जिसको एंटाइन कहते हैं, और एक है आपकी क्या? एक्साइन, जिसको हम लोग बाह्यचोल कहते हैं। तो ये 2 भित्तियां मेरे पास पाई जाती हैं। पहला हमने बोला बाह्यचोल, दूसरा हमने आपको क्या बोला? अंतःचोल। ये दोनों की दोनों भित्तियां किस में पाई जाएंगी? परागकण में। परागकण क्या है बेटा? कहना नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करेगा। परागकण क्या है? प्राय गोलाकार होते हैं। परागकण की जो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं, अथवा बच्चों क्या 0.025 से लेकर 0.115 मीटर तक होते हैं, मिलीमीटर तक होते हैं। अगला हमने बोला कि अगर परागकण अंकुरण कर जाए, अगर परागकण अंकुरित कर जाए तो मेरे बच्चों उस अंकुरित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। इस परागकण में कितनी भित्तियां होती हैं? 2 भित्तियां होती हैं। एक बाह्यचोल होता है और एक आपका क्या होता है? अंतःचोल। सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे बेटा? बाह्यचोल को। चलिए देखते हैं बाह्यचोल क्या होता है। बाह्यचोल एक्साइन जिसको कहते हैं बेटा, हमने पहला पॉइंट लिखा परागकण की सबसे बाहर पाई जाने वाली एक कठोर भित्ति परत जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यचोल। चलिए ये रहा मेरे बच्चों बाह्यचोल। देखो जरा फटाफट यहां समझो। ये है मेरे बच्चों आपका बाह्यचोल। ये आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये जो भाग है बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा बाह्यचोल, बाह्यचोल, जिसको क्या कहते हैं बेटा? कहना सर एक्साइन कहते हैं। इसको बाह्यचोल भी कहा जाता है। और बाह्यचोल इस परागकण का सबसे बाहरी आवरण है। पहली बात देखो बेटा, मैंने लिखा क्या? सबसे बाहरी आवरण क्या होता है आपका? बाह्यचोल। ये बाह्यचोल जो सबसे बाहरी है बेटा, वो बना किसका है? कहना सर ये है स्पोरोपोलिन से निर्मित होता है। इसकी जो मेरे लाडो ये बाह्यचोल बना है, वो बना किसका होता है? एक रासायनिक एक एंजाइम है बेटा, जो क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है। और स्पोरोपोलिन आता कहां से है? कहना सर ये कैपिटम से आता है। जो मेरी लघु बीजाणु धानी की सबसे अंदर वाली परत कैपिटम, उस कैपिटम से श्रावण होता है किसका? स्पोरोपोलिन का। और यही स्पोरोपोलिन आकर उस परागकण की सबसे बाहरी परत का क्या करती है? निर्माण कर देती है। आगे हमने लिखा मेरे लाडो ये कैसी होती है? असतत होती है। असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस। मेरे लाडो ये लगातार नहीं होती है, ये जगह जगह पर टूटी हुई होती है। और मैंने बोला क्या? इसमें क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। और हमने क्या बोला? इसकी जो संरचना होती है उसके सबसे बाहर एक अलंकृत डिजाइन बनी है। अभी दिखा रहे बेटा, एक अलंकृत डिजाइन बनी है जिसको हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। समझो रहा इन 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने इस पूरे पॉइंटों को इन 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया था। पहला देखो मैंने लिखा है क्या कि परागकण की सबसे बाहर कठोर भित्ति पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बाह्यचोल। ये प्रथम भित्ति है किसकी? परागकण की। आगे हमने क्या लिखा? हमने कहा यह स्पोरोपोलिन यानी स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। ये बनी किसकी है बेटा? ये बनी है आपकी स्पोरोपोलिन की। और क्या बोला? और एक और पॉइंट क्या हमने बताया आपको? कहा कि बाह्यचोल असतत होती है। डिसकंटिन्यूअस, सतत मतलब कंटिन्यू, डिसकंटिन्यूअस मतलब बीच बीच में टूटी हुई होती है। ओके, जिस स्थान पर बाह्यचोल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जिस जगह पर, जिस स्थान पर मेरे बच्चों, जिस स्थान पर, यहां देख लीजिए, यहां देखना बेटा, ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग जिस स्थान पर, ये देखो, ये जिस स्थान पर आपका बाह्यचोल नहीं होता है, जिस स्थान पर बाह्यचोल नहीं होगा यानी अनुपस्थित होगा, उस स्थान पर एक संरचना बनेगी जिसका नाम क्या है? जनन छिद्र। यानी ये मेरे बच्चों क्या है? आपका जनन छिद्र है। ये क्या है? जनन छिद्र है। इन्हीं जनन छिद्रों से मेरे बच्चों पराग नलिकाएं बाहर निकलती हैं और पराग नलिकाओं का निर्माण अंतःचोल करता है। पराग नलिकाएं जिनसे परागकण इस लघु बीजांड से परागकण निकलकर बाहर आएंगे, वो मेरे बच्चों उस परागकण जो निकलेंगे वो निकलेंगे कहां से? कहना सर जनन छिद्र से। अर्थात जनन छिद्र में जो जहां जनन छिद्र होता है वहीं पर निर्मित हो जाती है क्या? पराग नलिकाएं। आगे क्या लिखा? आगे लिखा स्पोरोपोलिन से निर्मित बाह्यचोल परागकणों में विशेष डिजाइन बनाता है। मेरे लाडलो, जो बाहर बना ये बाह्यचोल है जो स्पोरोपोलिन से बना है, ये एक विशेष अलंकृत डिजाइन बना रहा है। ये देखो ना, इसमें सब जगह कांटे जैसे चुभे दिख रहे हैं बेटा। ये देखो एक डिजाइन बनी है
और ये डिजाइन जो है ना बेटा, इस डिजाइन का नाम क्या होता है? कहना सर टैक्सोनॉमी होता है। क्या नाम होता है बेटा आपका? टैक्सोनॉमी। ओम नमः शिवाय। क्या बताया बेटा? पहला हमने पॉइंट बताया, सबसे बाहरी परत कठोर होगी। ओके, कठोर क्यों होगी? क्योंकि ये बनी किसकी है? कहना सर एक ऐसे पदार्थ की बनी है, एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ की बनी है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। जो स्पोरोपोलिन कहां से आया था? टेपिटम से आया था। टेपिटम यानी लघु बीजाणु धानी की सबसे अंदर वाली परत से आया था। और हमने क्या कहा था कि जिस स्थान पर ये बाह्यचोल अनुपस्थित होगा, अर्थात जिस स्थान पर बाह्यचोल नहीं पाया जाएगा, जहां नहीं पाया जाएगा वहां पर एक और संरचना बन जाएगी, जिसका नाम होगा क्या? जनन छिद्र। अगला पॉइंट हमने आपको क्या बताया? हमने कहा स्पोरोपोलिन से निर्मित बाह्यचोल परागकणों में एक विशेष डिजाइन बना देता है। ये परागकण में एक विशेष डिजाइन, देख रहे हो ऐसे तीर जैसे निकले हुए हैं मेरे बच्चों, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। तो ये 4 पॉइंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए मेरे लालो? आप बात करेंगे तो किसके लिए? बाह्यचोल के लिए। तो परागकण की सबसे बाहरी परत बाह्यचोल है, स्पोरोपोलिन की बनी है, असतत होती है, जनन छिद्र का निर्माण होता है जहां नहीं पाई जाती है, इस पे डिजाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। चले अगले पॉइंट पे। चलिए एक अगली, जैसे हमने आपको यहां बताया था ना बेटा, इस जगह मैंने आपको बताया था कि यहां पर 2 चोल होते हैं, एक आपका अंतःचोल, एक बाह्यचोल। बाह्यचोल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम चल रहे हैं अगले चोल पे। नाम क्या लिखा है? अंतःचोल। अब अंतःचोल क्या है? ये रहा आपका परागकण। बाह्यचोल तो हमने कवर कर दिया, ये वाला ये बाह्यचोल हमने कवर कर दिया बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? अंतःचोल को कवर करने वाले हैं। देखना जरा क्या है अंतःचोल। ये वाला भाग जो दिख रहा है बेटा, ये जो भाग है, ये भाग आपका क्या है? कहना सर ये हमारा अंतःचोल है। क्या है बेटा? अंतःचोल है। अंतःचोल परागकण की दूसरी परत है, अंदर की ओर पाई जाएगी। बाह्यचोल के जस्ट नीचे वाली परत जो आपकी क्या होती है? अंतःचोल होती है, जिसको हम लोग आंतरिक परत भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये जो आंतरिक परत होती है ना बच्चों, ये बनी होती है किसकी? कहना सर सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो पेक्टोसेल्यूलोज होता है, इस पेक्टोसेल्यूलोज में 2 चीजें होती हैं, एक का नाम है पैक्टिन और एक का नाम है सेल्यूलोज। पैक्टिन और सेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? पेक्टासेल्यूलोज। और यही पेक्टासेल्यूलोज जो होता है वो इस परागकण की आंतरिक परत का निर्माण करता है, जिसे हम एंटाइन कहते हैं मेरे लाडलो। क्या लिखा? कह रहे परागकण की आंतरिक परत जो कैसी होती है? सतत होती है मेरे लाडलो। यहां से यहां तक पूरी आप परत देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी आपको खुला हुआ भाग नहीं मिलेगा। ये परत पूरी स्टार्ट से होकर प्रारंभ से अंत तक पूरी जुड़ी रहती है, यानी कंटिन्यू रहती है, कहीं पर ये डिसकंटिन्यू नहीं होती है। और क्या बोला? आंतरिक है, पेक्टासेल्यूलोज से निर्मित है मेरे लाडलो, असतत है। असतत के साथ साथ, और अगला पॉइंट हमने क्या कहा? हमने ये बता दिया आपको। अगला पॉइंट हमने बताया क्या? अंतःचोल से पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण। जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर निकलती है। ओके, लेकिन बनाता कौन है? बनाता कौन है मेरे लाडलो? कहना सर अंतःचोल। अंतःचोल से पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला पॉइंट है क्या? कह रहे पराग कण की जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होता है। लाडलो क्या? इस परागकण की आंतरिक परत जो है, इसके अंदर ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जिसको हम लोग कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं, जो इसके अंदर भरा है लाडलो। और ये अंदर जो भरा द्रव है, ये एक पतली सी झिल्ली है, जो आंतरिक परत एक पतली सी झिल्ली है, इसमें पूरा ढका रहता है। जैसे अंडा देखा ना, अंडा जब बॉईल करते हैं लाडलो, तो उसमें एक तो बाहर वाला व्हाइट वाला आवरण होता है, फिर उसके बाद एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर पूरा कोशिका द्रव रहता है, जो गर्म होने की वजह से, ताप की वजह से मेरे बच्चों ठोस में बदल जाता है। तो वो जो झिल्ली है, उसी प्रकार की झिल्ली ये वाली होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक परत। बोलो हाँ या ना? पेक्टासेल्यूलोज से बनी है, आंतरिक परत होती है, पराग नलिका का क्या करती है? निर्माण करती है। और इस झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? कहना सर जीव द्रव पाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट हमने आपको बताया किसके बारे में बेटा? आपको बताया अंतःचोल सतत है। कहना हाँ सर ये सतत है। किसकी बनी है? कहना सर पेक्टासेल्यूलोज की बनी है। ओके, पेक्टासेल्यूलोज की बनी है। और आगे क्या बोला?
कि भैया निर्माण करेगी किसका मेरे बच्चों? कहना सर पराग नलिका का। किसका बेटा? पराग नलिका का। और क्या बोला? और हमने ये बोल दिया कि भैया जो पराग नलिका जो पराग कण के जो जीव द्रव होता है वो जीव द्रव भी ढका रहता है इस झिल्ली से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल यानी इंटाइन कहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे बेटा। क्या है? अब हमने क्या लिखा? दोनों बातें हमने सीख ली। अब हमने कहा कि जो परिपक्व परागकण होता है, इस परिपक्व परागकण की संरचना में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं बेटा? दो। एक का नाम है कायिक कोशिका, एक का नाम है जनन कोशिका। कहां है? देखो जरा, ये देखो, ये मेरे बच्चों जो अंतःचोल है ना, जो अंतःचोल जिसके बारे में हम बात करके, जो पेक्टा सेलुलोज से बनी है, इसके अंदर वाली जो कोशिका है पूरी कोशिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? कायिक कोशिका। मतलब ये वाला भाग, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग जो है ना, ये वाला पूरा भाग, ये केवल इतना छोड़ दो मेरे बच्चों, ये पूरा भाग जो है वो हमारा क्या है? कायिक कोशिका है। क्या है? कायिक कोशिका। और इस कायिक कोशिका के, कायिक कोशिका ये रही आपकी कायिक कोशिका, ये है कायिक कोशिका का केंद्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक केंद्रक कहते हैं। क्या है? देखो जरा, समझो बात। कह रहे कि परिपक्व परागकण में दो ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, इसका नाम क्या है? एक का नाम है कायिक कोशिका, एक का नाम है जनन कोशिका। सबसे पहली हमारी क्या है? कायिक कोशिका है। तो कायिक कोशिका क्या होती है? जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, कायिक कोशिका। कह रहे आकार में कैसी होती? बड़ी। बेटा ये है आपकी जनन कोशिका, ये वाली है आपकी जनन कोशिका, और ये पूरी जो है वो क्या है? कायिक कोशिका। तो बड़ा कौन है? कहना सर कायिक कोशिका। आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। और इसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में खाद्य का भंडार होता है। मेरे लालो, जो विकासशील परागकण हैं, उन परागकणों को पोषण प्रदान करने के लिए, उन परागकणों को ज्यादा मात्रा में भोजन देने के लिए, ताकि उनका विकास अच्छा हो, इसके लिए मेरे लाडलो कौन भागीदारी उत्पन्न करता है? कायिक कोशिका। क्योंकि इस कायिक कोशिका में भरपूर मात्रा में जीव द्रव होता है और जीव द्रव में ही पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमने क्या बोला कि प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ का भंडार होता है। ओके, आगे क्या लिखा? तेरा अनियमित केंद्रक हो पाया जाता है। ये जो केंद्रक का साइज है, ये जो आकार है, वो चेंजमेंट होता रहता है। कभी थोड़ा बड़ा हो सकता है या वापस से थोड़ा छोटा हो सकता है, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आगे पॉइंट क्या लिखा? कहा कि कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में जनन कोशिका तैरती रहती है। मेरे लालो, ये रहा कायिक कोशिका का पूरा भाग, और इस पूरे भाग में ये रही छुटकी सी अपनी क्या? जनन कोशिका। तो भैया ये जनन कोशिका इस कोशिका द्रव में ही तो फ्लोटिंग कर रही है, उसमें ही तो तैर रही है। तो मेरे लाडू ये उसमें क्या करती है? तैरती रहती है। कौन सी कोशिका? कहना सर जनन कोशिका। कौन सी बेटा? कहना सर जनन कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका के जीव द्रव में, कायिक कोशिका के जीव द्रव में क्या करती है? तैरती रहती है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा परिपक्व परागकण की संरचना में दो कोशिकाएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी? पहली कायिक कोशिका। कौन सी? कायिक कोशिका। दूसरी कौन सी? जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका क्या है बेटा? हमने कहा कि कायिक कोशिका में 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए फटाफट। पहला, आकार में बड़ी, प्रचुर मात्रा में क्या होगा? पोषक तत्व होंगे, खाद्य पदार्थ का भंडार होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें जीव द्रव ज्यादा होता है। और अगला क्या लिखा? अनियमित केंद्रक, मतलब इसका केंद्रक जो है मेरे लाडो कैसा होता है? अनियमित होता है। अगला मैंने क्या बताया? मैंने कहा कायिक कोशिका में कोशिका द्रव जो है, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में क्या होता है? जनन कोशिका तैरती रहती है। कायिक कोशिका के जीव द्रव में जनन कोशिका क्या करती है? तैरती रहती है। चले आगे बेटा, चलिए अगली कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम हमने क्या लिखा है आपके लिए? जनन कोशिका। यह एक छोटी कोशिका होती है। ओके, सही बात है ना कि भैया ये जो थी, जो कायिक कोशिका थी वो बड़ी थी, तो छोटी वाली कोशिका को क्या नाम दिया इन्होंने? जनन कोशिका। और इस जनन कोशिका के अंदर देखो एक केंद्रक पाया जाता है, इस प्रकार का केंद्रक, ऐसे है ना, टेढ़ा सा केंद्रक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जनन केंद्रक। और ये इसका जो आकार है, इसका अनियमित था, इसका जो आकार है वो कैसा? तर्करूपी होता है। कैसा? तर्करूपी। मेरे लाडलो, तर्करूपी मतलब इस प्रकार से पतला सा रहता है। तर्करूपी एक केंद्रक होता है, जो किसमें पाया जाता है? जनन कोशिका में। कायिक कोशिका में कैसा था? अनियमित। तो जनन कोशिका में कैसा है? तर्करूपी। तर्करूपी का मतलब ऐसा दबा हुआ। बोलो हाँ या ना। चलते हैं आगे, समझते हैं बात को क्या है आगे। देखो हमने क्या बोला? हमने बोला जनन कोशिका, जर्म सेल्स कहते हैं। ओके, कर यह एक छोटी कोशिका होती है, हमें दिख रही है छोटी है, जिसका तर्करूपी केंद्रक होता है। ओके भैया, ये भी हमने आपको बता दिया कि जिसका केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है?
तर्क रूपी केंद्रक होता है। आगे क्या लिखा है, ये पहला पॉइंट हुआ। आगे हमने क्या लिखा, हमने कहा सघन जीव द्रव में पाया जाता है। मेरे लाडो इसके आसपास पूरे में क्या भरा होता है, जीव द्रव भरा होता है, इसीलिए कहते हैं क्या ये सघन जीव द्रव में पाया जाता है। और अगला पॉइंट हमने क्या दिया आपको, हमने कहा जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से, जनन कोशिका में, इसी जनन कोशिका में आगे चलकर क्या होने वाला है, कहना सर इस जनन कोशिका में होगा कौन सा विभाजन, कहना सर समसूत्री, समसूत्री क्या होगा, विभाजन होगा। और इसी समसूत्री विभाजन से निर्माण होगा किसका, नर युग्मकों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर युग्मक का निर्माण कौन करता है, कहना सर जनन कोशिका। कायिक कोशिका भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ रखती है, जो क्या करती है, उस पोषक पदार्थ को विकासशील परागकणों को देती है। लेकिन नर युग्मकों का निर्माण कौन करता है, तो वो करती है कौन सी कोशिका, जनन कोशिका, जिसके पास तर्क रूपी क्या है, केंद्रक है। आगे हमने क्या लिखा, ये सारी बातें हमने फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पढ़ाया क्या, परागकण या लघु बीजांड की संरचना। परागकण क्या होते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण क्या होते हैं, प्रायः गोलाकार होते हैं। परागकण एक क्या होती है, अति सूक्ष्म संरचना होती है, जिसका व्यास 25 mm से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है। एक और माप हमने लिख दिया था आपके लिए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि परागकण अगर क्या कर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। परागकण में दो भित्तियां, दो लेयर्स, दो परतें, दो भित्तियां पाई जाती है, इसका नाम बाह्यचोल, अंतःचोल। बाह्यचोल जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिन का। देखो बाह्यचोल जो होता है सबसे बाहरी परत है, किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की बनी है। कैसी होती है, असतत होती है, असत मतलब डिसकंटिन्यूअस होती है। और जहां पर ये नहीं पाई जाएगी वहां पर बन जाएगा क्या, जनन छिद्र। और इस जनन छिद्र से क्या बाहर निकलेगा, पराग नलिका। और मेरे लाडलो इस बाह्यचोल पर एक ऐसी डिजाइन पाई है, एक अलंकृत डिजाइन पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। अगला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया क्या, अंतःचोल। अंतःचोल जो है वो बाह्यचोल के बाह्यचोल के जस्ट नीचे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःचोल। ये पतली सी झिल्ली जैसी परत होती है, जो बनी किसकी होती है, कहना सर पेक्टा सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टा सेलुलोज का मतलब इसमें दो प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, एक का नाम है पैक्टिन और एक का नाम है सेलुलोज। ये दोनों मिलकर निर्माण किसका कर देते हैं, पेक्टा सेलुलोज को। तो इसमें निर्मित क्या है बेटा, किससे निर्मित है, पेक्टा सेलुलोज से निर्मित होती है। ओके, फिर आगे हमने क्या लिखा, हमने कहा कि अंतःचोल जो है ना, अंतःचोल से क्या निकलती है, क्या बनाती है अंतःचोल, कह रहा पराग नलिका। पराग नलिका कौन बनाता है, पराग नलिका बेटा अंतःचोल। और बनती कहां पर है, बाह्यचोल पर। ओके, आगे हमने क्या बोला, हमने कहा परागकण का जो परागकण की जो जीवद्रव होती है उसको पूरे को ढक के रखता है ना, उसको पूरे को, एक प्लाज्मा झिल्ली बनती है जिसको पूरे को एक रखता है, ढक के रखता है। आगे हमने क्या बोला, हमने बोला कि परिपक्व परागकण में क्या होती हैं, दो कोशिकाएं पाई जाती है, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या होती है, जो बड़ी होती है आकार में। कैसी होती है बेटा, बड़ी होती है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, जीवद्रव होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव में क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। बेटा आकार में बड़ी है, प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार है, इसका जो केंद्रक है वो अनियमित है। और इसके साथ साथ कायिक कोशिका में कोशिका द्रव जो होता है, उसमें जनन वाली कोशिका, छोटी वाली कोशिका, इसके अंदर क्या करती है, फ्लोटिंग करके तैरती रहती है। ओके, आगे हमने आपको क्या बताया, हमने कहा जनन कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जनन कोशिका छोटी होती है, छोटी के साथ साथ इसका जो केंद्रक, जैसे बड़ी वाली कोशिका का केंद्रक कैसा था, अनिश्चित था, अनियमित था, ऐसे इसका केंद्रक जो बेटा कैसा होता है, तर्क रूपी यानी दबा हुआ रहता है। और ये इसमें क्या पाया, सघन जीवद्रव पाया, चारों तरफ जीवद्रव भरा है तो सघन जीवद्रव पाया जाता है। और आगे का क्या क्या बोला बेटा, करें जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से क्या बनता है, नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात करते हैं बेटा कि जो जनन छिद्र है, जो इस बाह्यचोल पर स्पोरोपोलिन जहां नहीं पाया जाता, यानी बाह्यचोल जहां नहीं पाया जाता है, वहां पर क्या होता है, एक छिद्र बन जाता है, जिसको हम लोग जर्मपोर या क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र कहते हैं, ये जनन छिद्र बना है। अब देखो क्या लिखा है, परागकण में जिस स्थान पर क्या नहीं पाया जाएगा, बाह्यचोल अनुपस्थित होता है, अर्थात जहां बाह्यचोल नहीं, यानी स्पोरोपोलिन का वो जो बाह्य वाला आवरण जहां नहीं होगा मेरे लाडलो, उस जगह पर एक छिद्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा क्या, जनन छिद्र का निर्माण होता है। जहां से क्या निकलती है, हमने बोला भैया क्या निकलती, जहां से पराग नलिका
बाहर निकलती है। चले आगे, इसके बारे में हमने 3 से 4 पॉइंट और आपके लिए लिख दिए हैं बढ़िया बढ़िया से। पहले हमने लिखा कि जनन छिद्र बाह्य चोल पर उपस्थित होता है। ओके, आवृत्त बीजियों में इनकी संख्या 1 से 3 होती है। मतलब ये जो जनन छिद्र हैं वो आवृत्त बीजी यानी जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें मेरे लाडलो कितनी होती है? 1 से लेकर 3 होती है। करे अच्छा ठीक है, करे द्विबीजपत्री में कितनी होगी? 3 होगी। एक बीजपत्री में कितनी होगी? 1 होगी। मेरे लाडलों को बड़ा टेंशन होती है सर ये द्विबीजपत्री एक बीजपत्री क्या है? मैं इसके बारे में आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो ये दोनों चीजें होती हैं, द्विबीजपत्री में 3, एक बीजपत्री में कितना? 1। पूर्ण संख्या 1 से लेकर कितनी? 3। और बाह्य चोल जहां पर अनुपस्थित वहीं बनेगा क्या? जनन छिद्र। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमने जो लिखा है आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्या है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या क्या बना होता है? स्पोरोपोलिन का श्रावण कौन करता है? काइनेसा कैपिटम। कौन करता है? कैपिटम, स्पोरोपोलिन का। और ये क्या है? देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वनस्पति जगत का सर्वाधिक कठोर पदार्थ, एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो सर्वाधिक कठोर है, अर्थात जिसको आज तक कोई निम्नीकृत करने वाला, उसका अपघटन करने वाला पदार्थ बना ही नहीं पादप जगत में मेरे लाडलो। तो लिखा क्या है? वनस्पति जगत का सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है। क्यों? क्योंकि यही स्पोरोपोलिन उस परागकण के बाहर है जो उसके अंदर की कोशिकाओं की रक्षा करता है। बोलो आया ना? आगे क्या लिखा? कह रहे कि यह उच्च ताप, गर्मी, भीषण गर्मी मेरे लाडो, और कह रहे प्रबल अम्ल, और जो अम्लीय वाली वर्षा होती है उसको, और कह रहे क्षार, इनके सबके प्रतिरोधी होता है। मतलब उनका क्या करता है? उनको अवरुद्ध कर देता है कि कोई भी इंपैक्ट उस परागकण पर न डाल पाए मेरे लाडलो। अर्थात उच्च ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता, प्रबल अम्ल को बर्दाश्त करने की क्षमता, प्रबल क्षार को बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? इस स्पोरोपोलिन में। आगे क्या लिखा? आगे हमने एक पॉइंट लिखा, अभी तक ऐसा कोई पदार्थ ज्ञात नहीं हुआ मेरे लाडो क्या कि जो स्पोरोपोलिन को क्या कर पाए? निम्नीकृत कर पाए, स्पोरोपोलिन को जो नष्ट कर पाए, समाप्त कर पाए। ऐसा कोई पदार्थ आज तक ज्ञात ही नहीं हुआ है, हिस्ट्री में भी नहीं है मेरे लाडो। कहीं पर भी देख लो, किताबें खबर डालो, कहीं नहीं मिलने वाला है लाडो। क्या आगे हमने एक और पॉइंट लिख दिया आपके लिए, क्या कि स्पोरोपोलिन का श्राव जो होता है वो कौन करता है? मैंने बोला कैपिटम करता है। ओके, कह रहे पराग कण के बाह्य चोल का निर्माण करता है लाडलो। और ये क्या करता है? बाह्य चोल का निर्माण करता है। ये जो लाडलो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका क्या था? इस टॉपिक का नाम हमने आपको बताया था क्या? परागकण एवं लघु बीजाणु की संरचना। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाडलो, और आप इस स्क्रीनशॉट को लेकर वीआईपी नोट्स जो आप बना रहे हैं, जिन नोट्स से मेरे लाडलो 95+ का मिशन कंप्लीट करना है हमें, तो जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए अपना प्रयास लगातार रखिए। मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने रहेंगे, ये फिगर भी आपको बनाना, जैसा मैंने देखो बेटा अंतः चोल के बारे में बताया, बाह्य चोल के बारे में बताया, कायिक के बारे में बताया, जनन केंद्र के बारे में बताया। जनन केंद्र क्या होता है? जनन केंद्र की कोशिका क्या होती है? टेक्सोनोमी क्या होता है? कायिक केंद्र क्या होता है? आकार में बड़ा होता है, अनियमित तर्करूपी होता है, छोटा वाला कायिक कोशिका, सब बता दिया मैंने बेटा। ये है एक रिक्तिका, जो खाली स्थान पाया जाता है इस जीव द्रव्य में, उसको बेटा क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आपको किताबों में मिल जाएगा, गूगल पे कर लेना, गूगल पे मिल जाए, यूट्यूब, गूगल, जहां से मिले चिपका दो मेरे लाडलो अपने नोट्स में। अगला क्या लिखा मैंने? एक ये है बाह्य चोल, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट मेरे लाडलो। अगला फटाक से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकंड का काम है लाडलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट करिए बेटा। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिखते रहेंगे सब लोग। स्क्रीनशॉट करो बेटा। और इस टॉपिक से मेरे एक लाडले ने, मेरे एक भाई ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि सर जो भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य बता दीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से वो हमसे पूछ सकता है। वो बोर्ड में बैठा है एग्जाम में, जो तुम्हारे लिए पेपर बना रहा, वो तुम्हारे लिए नहीं बना रहा बेटा, वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम तो सब पढ़ चुके होगे, तो तुम्हें खेलने की कोई दिक्कत होगी नहीं। कुछ भी बनाओ, कैसे बनाओ, टेढ़ा बनाओ, कितना भी फालतू क्वेश्चन लाओ, मैं आंसर दूंगा। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन बेटा इस
टॉपिक से क्या पूछा जा सकता है? कह रहा पराकड़ या लघु बीजांड का क्या करना है? सचित्र वर्णन। लघु बीजांड वही बेटा पराकड़ बनाना है लघु बीजांड में, और उसका क्या करना? सचित्र वर्णन। तो पहला आपका हो जाएगा। अगला हमने लिखा है स्पोरोपोलन पर टिप्पणी। मैंने कहा स्पोरोपोलन जो होता है पादप जगत सबसे कठोर भाग है, बाह्य चोल का निर्माण करता है, टेपिटम इसको स्रावित करती है। ये सारे पॉइंट हमारे किसमें है मेरे लाडलो? स्पोरोपोलन। स्पोरोपोलन को निम्नीकृत करने के लिए आज तक कोई पदार्थ नहीं बनाया मेरे लाडलो, एक कार्बनिक पदार्थ है। अगला एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो क्या ही क्वेश्चन है मेरे लाडलो, कह रहा क्या कारण है कि परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं? कारण ये है कि परागकण का सबसे बाहर वाला आवरण जो बना होता है स्पोरोपोलन का बना होता है, जो ऐसा पदार्थ है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसका आज तक किसी ने निम्नीकृत नहीं कर पाया। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, चाहे मेरे बच्चों अम्लीय वर्षा हो, चाहे मेरे बच्चों क्षार पड़े उसके ऊपर, लेकिन कोई उस पर प्रभाव नहीं होगा। और अगर नहीं प्रभाव होगा तो सुरक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। किसको? काय कोशिका को, जनन कोशिका को। और वही जनन कोशिका आगे चलकर मेरे बच्चों क्या करेगी? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देगी। बोलो है ना, नर युग्मकों का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। तो ये 3 क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया उन्हीं में से आंसर आपको कर लेना है। आशा करते हैं मेरे लाडलो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है लाडलो तो मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग अपने भाई की, अपने या अपने दोस्त की, अपने भाई का मोटिवेशन करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए मेरे लाडो आपका काम सिर्फ इतना सा है। क्या करना है? चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी अपने यार दोस्तों में, फ्रेंड्स से सबसे भेज दीजिए। मेरे लिए उतना ही काफी होगा। मस्त रहिए, ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलने वाले हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।